वेलकम अगेन चिल्ड्रन टू माय यूट्यूब चैनल इको गुरु राहुल सार्थक जायसवाल। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 में दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है आपका इंडियन इकोनॉमी। और इंडियन इकोनॉमी में हम लोगों का पहला यूनिट है इंडिया की इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है हमें। इंडिया की इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के पहले कैसी थी, इंडिपेंडेंस के समय कैसा था और इंडिपेंडेंस के बाद कैसा हुआ, ये आपका फर्स्ट यूनिट में है। तो इस यूनिट को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब कि इंडिपेंडेंस के समय इंडिया की इकोनॉमी का क्या हाल था। तो पहले हम ये तो जाने कि ये जो इंडिपेंडेंस वर्ड है, ये इंडिपेंडेंस मिला किससे इंडिया को। तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था ब्रिटिशर्स से। किससे मिला था भाई? ब्रिटिशर्स से। और ब्रिटिशर्स से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में। 15 अगस्त 1947 हर साल हम लोग इंडिया का इंडिपेंडेंस मनाते हैं। तो सुनिए, तो ये जो इंडिया का इंडिपेंडेंस था, ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स के आने के पहले इंडिया का क्या स्टेटस था, पहले हम ये जानेंगे। तो इंडिया का स्टेटस ब्रिटिशर्स के आने के पहले ये था कि एग्रेरियन, इंडिया की इकोनॉमी क्या थी आपकी? एग्रेरियन इकोनॉमी थी। इंडिया की इकोनॉमी प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी एंड इंडिया के पास अपना वेल सेटल्ड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था। ठीक है, तो यहां पर एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब क्या है? एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब क्या है? एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब आपका ये हुआ कि इंडिया की 85% मोर देन 85% पॉपुलेशन किसमें एंगेज था? आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज था। किसमें एंगेज था? आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज था। मीन्स यहां पर सब कहते थे ना, सोने की चिड़िया थी इंडिया। सोने की चिड़िया क्यों थी? क्योंकि यहां पर आज हमारा 85% मोर पॉपुलेशन एंगेज था एग्रीकल्चर सेक्टर में एंड दे वर प्रोड्यूसिंग देयर ओन गुड्स। वो अपना खुद का फूड क्रॉप प्रोड्यूस करते थे और उनके पास कहीं से भी कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। प्री ब्रिटिश पीरियड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या था? प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध होना, ठीक है। और समृद्ध कब होंगे? जब आप अपने ऊपर डिपेंडेंट होंगे। मींस ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी डिपेंडेंट। वो क्या थे? इंडिपेंडेंट थे, खुद के ऊपर डिपेंडेंट थे वो, मतलब दूसरों के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं थे। और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दैट मीन्स वो क्या है? प्रॉस्पेरस इकोनॉमी को शो करता है। इंडिया की इकोनॉमी प्रॉस्पेरस थी, ठीक है। इंडिया के पास अपने मॉडर्न टेक्निक्स थे उस समय एग्रीकल्चर के, ठीक है। और उसके बाद क्या था? जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं इन्वॉल्व थे, दे वर डूइंग वेल सेटल्ड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, मतलब उनके पास अपना खुद का वेल सेटल्ड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था। मीन्स यहाँ के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इतने ज्यादा पॉपुलर थे कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलर थे। अलग अलग कंट्री से लोग ये सोचते थे कि ये प्रोडक्ट कैसे बना और वो देखना चाहते थे। और उसी का एक देन था कि ब्रिटिशर्स ने भी यही सोचा कि भाई ये जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं ये कहां से आ रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हमारे आ रहे थे जा रहे थे इंडिया से। और ब्रिटिशर्स यहां पर हमें जो है शासन करने नहीं आए थे इंडिया के ऊपर, दे केम हियर फॉर ट्रेड। लेकिन जब उन्होंने यहाँ के लोगों को देखा, यहाँ का भाईचारा देखा और यहाँ के लोगों को भाईचारा देखा, उन्हें लगा कि ये बेवकूफ हैं, इनको हम अपने शासन में ले आ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? बैटल ऑफ प्लेजी के तहत, ये तो पूरा हिस्ट्री का टॉपिक है लेकिन हम लोग इसमें नहीं जाएंगे। बैटल ऑफ प्लेजी के तहत जो है 1757 में इन्होंने पहली बार इंडिया के ऊपर रूल करना चालू किया। और लगभग 200 साल के राज के बाद इंडिया में क्या हुआ? ब्रिटिश रूल चला। क्या आया था? आपका ब्रिटिश रूल आया, ठीक है। अब यहां पर ये जो ब्रिटिश का रूल आया 200 साल तक, 200 इयर्स तक आपका क्या चला? ब्रिटिश रूल चला। ब्रिटिश रूल में ये जो एग्रेरियन इकोनॉमी था, ये जो प्रॉस्पेरस इकोनॉमी था, ये जो वेल सेटल्ड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, इन तीनों का क्या हुआ? इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर लोगों का किस तरह से चेंज हुआ ब्रिटिशर्स के आने के बाद। इस चैप्टर में हम पूरा डिटेल में इसी को जानेंगे, ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट टॉपिक में यह जानना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया की इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आए थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स के आने के बाद। तो देखिए ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या क्या चेंजेस आए। अब आगे हम देखेंगे कि फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब कि इंडिपेंडेंस के समय इंडिया की इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स थे, मतलब इंडिया की इकोनॉमी को हम कैसे देख सकते थे। तो इंडिया की इकोनॉमी को देखने के लिए सबसे पहला हम क्या देखेंगे कि हमारा जो इंडिया का इकोनॉमी आपका
एग्रेरियन इकोनॉमी था, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी था, वेल सेटल्ड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे। वो वेल सेटल्ड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, एग्रेरियन इकोनॉमी और आपका प्रॉस्पेरस इकोनॉमी क्या हुआ, इट बिकम स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है, स्थिर हो जाना, मीन्स लिटिल और नो ग्रोथ इन द इकोनॉमी, न ही कोई ग्रोथ हो रहा था और अगर हो भी रहा था तो वो बहुत ही लो ग्रोथ था। तो इंडिया की इकोनॉमी स्टैग्नेंट इकोनॉमी बन चुकी थी। अगर हम देखें तो 1825 से लेकर के आपका जो है 1860 तक इंडिया की इकोनॉमी में 0.5% का ग्रोथ हो रहा था, लेकिन 1947 के समय इंडिया की जीडीपी में ग्रोथ 0.1% का होने लगा। मीन्स ये 0.5 से घट के 0.1% पर आ गया। ये क्या था कि इंडिया की इकोनॉमी का जो ग्रोथ था वो और क्या हो गया, लो हो गया। ठीक है, तो इंडिया की इकोनॉमी क्या बन चुकी थी, स्टैग्नेंट बन चुकी थी। क्यों बनी थी, इसको भी हम लोग आगे के क्लासेस में जानेंगे। नाउ सेकंड वन, इंडिया की इकोनॉमी क्या हो चुकी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी। अब ये बैकवर्ड इकोनॉमी क्या होता है, बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि आपका इन विच पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो, जहां पर आपका पर कैपिटा इनकम क्या हो जाता है, बहुत ही लो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड इकोनॉमी। एंड आई थिंक यू नो अबाउट द पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है कि कंट्री के हर एक व्यक्ति का जो है इनकम कितना है, एवरेज इनकम कंट्री का, कंट्री के हर एक व्यक्ति का एवरेज इनकम ही क्या होता है, आपका पर कैपिटा इनकम होता है। When you will divide population, whole population of the country by national income, what you will get? You will get per capita income। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम इंडिया का कितना था आपका 1947 और 48 में सिर्फ था आपका ₹230 रुपीज, मतलब 230 रुपए क्या था आपका इंडिया की इकोनॉमी का जो है पर कैपिटा इनकम था। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी क्या हो चुकी थी, आपकी बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड इकोनॉमी में आ रहा था। ठीक है, तो इंडिया की इकोनॉमी में तीसरा क्या था, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। भाई अब मैं आपको बताया अभी अभी क्या, प्री ब्रिटिश पीरियड के समय इंडिया एग्रेरियन इकोनॉमी था, मीन्स यहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज हो रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर आपका जो है बैकवर्ड हो गया, पीछे चला गया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर ही मेन सोर्स ऑफ इनकम था लोगों का, और वही क्या हो गया, आपका पर कैपिटा इनकम लोगों का घटा दिया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बैकवर्ड होने का जो मेन कारण था वो क्या था कि मॉडर्न टेक्निक्स जो आपके थे वो समय के साथ बदलते रहते हैं, और उस समय के साथ नहीं बदला किसने, ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने। ब्रिटिश की गवर्नमेंट भाई 200 साल तक इंडिया पे राज किया, तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको चेंजेस करते रहने चाहिए थे, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में उसने चेंजेस नहीं किए। मीन्स 72% पॉपुलेशन जो है आपका ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट था। और अगर हम देखें तो 72% में से सिर्फ और सिर्फ 50% का कंट्रीब्यूशन आ रहा था किसमें, जीडीपी में। और जीडीपी किस रेट से बढ़ रहा था, जीडीपी 0.1% से बढ़ रहा था। ठीक है, तो ये जो आपका 50% का कंट्रीब्यूशन 72% का पॉपुलेशन दे रहा था, ये एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस को शो करता है। मींस वहां पर ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन एंगेज है, लेकिन वहां से प्रोडक्शन बहुत कम आ रहा है। प्रोडक्शन कम क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां पर हम उस टेक्निक का यूज नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। क्यों कम आ रहा था, एग्रीकल्चरल सेक्टर क्यों बैकवर्ड था, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी जानेंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, इंडस्ट्री भी बैकवर्ड थी आपकी। इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने वाले लोग भी जो है उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे थे। क्यों, ड्यू टू लैक ऑफ हैवी मशीन, ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल गुड्स नहीं थे, हैवी मशीन्स नहीं थे, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर भी क्या हो रहा था, बैकवर्ड होता। भाई इंडस्ट्रीज तभी काम करेंगी जब उनके पास क्या होगा, इंडस्ट्रीज में गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए बढ़िया मशीन होगा, और मशीन को प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्रीज थी ही नहीं इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट रैम्पेंट पॉवर्टी। भाई जब इंडिया का आपका पर कैपिटा इनकम 230 होगा और आपका जो जीडीपी ग्रोथ होगा 0.1% होगा, तो पॉवर्टी का लेवल हम समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से पॉवर्टी आगे बढ़ रहा होगा। और उस समय हम देखें तो 80% जो हमारे इंडिया का पॉपुलेशन तो वो क्या था, पुअर था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ब्रिटिशर्स ने हमें जो है कुछ पक्का रोड बनवा के दिया था, जो आपका 155,000 किलोमीटर था। ठीक है, पूरे इंडिया में 155,000 किलोमीटर ओनली। और इंडिया का जो आपका पावर की बात करें तो पावर में 2100 मेगावाट का जो है पावर कैपेसिटी था इंडिया के पास। मीन्स ये जो पावर था, कम्युनिकेशन था, रोड था, इन सभी चीजों का डेवलपमेंट इंडिया ने ब्रिटिशर्स ने इसीलिए इंडिया में किया था क्योंकि उनको अपना फायदा मिल रहा था। वो फायदा
ब्रिटिशर्स को कैसे मिल रहा था वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस लेवल से आगे बढ़ना चाहिए, भाई अदर कंट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर उस तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो मतलब कि क्या है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है। क्यों पुअर है उसको हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टेटस में जानेंगे। नेक्स्ट, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। इंडिया को डिपेंडेंट बना दिया गया था। पहले इंडिया के लोग इंडिपेंडेंट थे, यहां से चीजें एक्सपोर्ट होती थी, लेकिन अब क्या हुआ कि इंडिया डिपेंडेंट हो चुका था इंपोर्ट पर। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंपोर्ट पर डिपेंडेंट बना दिया। मतलब यहां का जो प्रोडक्शन होता था रॉ मटेरियल का, उसको भेज देते थे वो ब्रिटेन। अब ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज में गुड्स प्रोड्यूस होकर के फिनिश प्रोडक्ट को फिर यहां मंगवाते थे। अब भाई फिनिश प्रोडक्ट को ही तो हम यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, और कंज्यूम करने के लिए फिर हमको डिपेंडेंट होना पड़ता था किस पे, इंपोर्ट पर। भाई हम सवाल ये होता है कि हम इंडिया में क्यों नहीं प्रोड्यूस करते थे, क्योंकि इंडिया में इंडस्ट्रीज थी ही नहीं। इंडस्ट्रीज जो थी बहुत ही बैकवर्ड थी, और उनके पास फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कैपिटल गुड्स नहीं हुआ करते थे। लिमिटेड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन इंडिया में जो है वो कितना हुआ था आपका, 14% के आसपास इंडिया में अर्बनाइजेशन हुआ था। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, रूरल सेक्टर से जो है सिविलाइज्ड वे में हम क्या करते हैं, जब चेंज करते हैं इकोनॉमी को, तो वो क्या होता है आपका अर्बनाइजेशन होता है। अर्बनाइजेशन में आपका जो है प्रॉपर वाटर की फैसिलिटी मिले, प्रॉपर रहने की फैसिलिटी मिले, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी मिले, मींस ऑल द फैसिलिटीज अवेलेबल हो, तो वो क्या हो जाता है आपका अर्बनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन भी इंडिया में क्या था, लिमिटेड था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। भाई जिस कंट्री की गवर्नमेंट 200 साल तक इंडिया पर राज कर रही हो, और वो उसने जो है इंडिया में सिर्फ 14% तक का अर्बनाइजेशन किया, इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया में अर्बनाइजेशन कितना कम रहा होगा। नाउ दिस इज कॉलोनियल गवर्नमेंट। क्या था, इंडिया जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट में आती थी। इंडिया कॉलोनियल गवर्नमेंट, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय कॉलोनियल इकोनॉमी। तो कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसा रिलेशनशिप, कॉलोनियल इकोनॉमी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज। दो कंट्री के बीच में रिलेशनशिप होता है, वेयर वन कंट्री इज डोमिनेटिंग कंट्री। भाई एक कंट्री जो है डोमिनेटिंग कंट्री में आता है, और दूसरा क्या होता है उसका कॉलोनी होता है। मतलब वन इज गवर्निंग कंट्री, जो गवर्न करता है कि किसको, अपने कॉलोनी कंट्री को। ठीक है, मतलब कि अपने डोमिनेट कंट्री को, जो उसको डोमिनेट कर रही होती कंट्री। भाई इंडिया जो है किसका डोमिनेट हो चुका था, ब्रिटेन का। अब ब्रिटेन क्या हो गया था, गवर्निंग कंट्री, और इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप था उसी को कहा जाता है कॉलोनियल इकोनॉमी। मतलब कि जो भी गवर्निंग कंट्री अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी वो किसको मानना पड़ेगा, कॉलोनी को मानना पड़ेगा। कॉलोनी कौन था, इंडिया था, तो इंडिया को सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने पड़ते, तो इंडिया क्या बन चुका था, कॉलोनियल इकोनॉमी बन चुका था। Now second one is सेमी फेडरल इकोनॉमी। इंडिया को बना दिया गया था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सेमी फेडरल का मतलब होता है न ही पूरी तरह से फेडरल थे, फेडरल का मतलब गवर्नमेंट का हाल था, और न ही कैपिटलिस्ट, मतलब कि पूरी तरह से पूंजीपतियों का भी हाथ नहीं था, और न ही गवर्नमेंट का प्रोडक्शन था। और अगर इस तरह की इकोनॉमी आती है, सेमी फेडरल इकोनॉमी आती है, जहां पर प्रोडक्शन क्या होता है, लो होता है, और जब प्रोडक्शन लो रहेगा तो प्रोडक्टिविटी लो होगी, प्रोडक्टिविटी लो होगा तो इनकम लो होगा, और इनकम लो होगा तो जीडीपी भी क्या रहेगी आपकी, कम रहेगी। ये सारे पॉइंट्स हमको क्या शो करते हैं, ये सारे पॉइंट्स हम शो करते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में, कि इंडिया की इकोनॉमी की ये फीचर्स थे। अभी हमने इसको एक्सप्लेनेटिव वे में नहीं पढ़ा है, अब हम इसको एक्सप्लेनेटिव वे में पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बैकवर्ड होने का क्या कारण था, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बैकवर्ड होने का क्या कारण था, पॉवर्टी क्यों इतना ज्यादा था, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या स्टेटस था। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो गिव अ थंब एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।